हेलो, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू स्टूडेंट? आप लोग अच्छे से होंगे और पढ़ाई पे पूरा कंसंट्रेशन आपका बना होगा, ऐसा मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूँ। चलिए, क्लास 12 आज के लिए आप लोगों का तीसरा वीडियो है, यानी कि वीडियो का थर्ड पार्ट है, जिसमें मैं 1.4 डिस्कस करने वाला हूँ। जिसमें ये पता चलेगा कि रूमर्स जो थे, अफवाहें थी, वो या भविष्यवाणियाँ जो थी वो किस तरह के यहाँ पे दौड़ रहे थे। हाँ, उससे पहले मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि इस एजुकेशन हब में सब्सक्राइबर्स बहुत कम आ रहे हैं। ऐसी स्थिति रह रही है, ऐसा मानो कि मैं नहीं हूँ तो मुझे लग रहा है कि ये चैनल में कोई है ही नहीं, कोई विजिट भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, स्टूडेंट से ज़रूर बोलूँगा कि आप लोग ना इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, कमेंट्स करिए, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट हो चली है और मुझे थोड़ा-सा हिम्मत नहीं मिल रहा है। मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा-सा कहीं न कहीं ये चीज़ें उतना ज़्यादा तरीके से नहीं आ पा रही है, जिस हिसाब से मैंने चाहा था। कोशिश करिए आप लोग भी अपने सर्कल में, अपने दोस्तों को, अपने रिलेशंस में इस चैनल को थोड़ा स्प्रेड करिए और लोगों को ये बताइए कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट फुल सिलेबस के साथ कंप्लीट कराने वाला चैनल है ना? इसमें आप बने रहोगे तो एक नहीं मल्टीपल बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो खैर, ये तो मेरी एक इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट, जो भी का करंट स्टेटस है। हालाँकि प्रीवियस डेज़ में काफ़ी थोड़ा-सा इलनेस फीवर में था और अब तो ठीक हूँ कुछ हद तक, है ना? आगे की कोशिशें भी होंगी कि लगातार मैं आप लोगों के साथ बना रहूँ और आप लोग भी मुझे अपना प्यार, अपना सपोर्ट देते रहेंगे। तो खैर, आज रूमर्स की बात करने जा रहे हैं। रूमर्स में हम लोग देखेंगे किस तरह से ब्रिटिश हुकूमत के टाइम में जो इंडियन सोसाइटी में जो भी रिवोल्यूशनरीज थे या रिवोल्ट करने वाले लोग थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, उन लोगों ने ये बात को स्प्रेड कर दिया कि जो हमारे ब्रिटिश एम्पायर है वो क्या कर रही है, हमारे धर्म को, हमारे मज़हब को ठेस पहुंचाने का काम कर रही है, भ्रष्ट करने का काम कर रही है। वो कैसे? इस टाइम पे आप लोगों को पता होगा, सेशन 1857 का चल रहा है, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है। इस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा था कि एनफील्ड राइफल नाम का एक करंट या फिर अपडेटेड अपडेटेड कह सकते हैं, बिल्कुल अपडेट वाला मटेरियल जो कह सकते हैं गन के रूप में था, वो लॉन्च किया था और उसकी ट्रेनिंग यहाँ के सोल्जर्स को देनी थी। और ये सोल्जर्स का ये कहना था कि ये जो बारूद जिसमें भरे जाने वाला जो पैकेट है वो लेदर का बना हुआ है, और उस लेदर का जो फॉर्मेशन हुआ है, बनाने का काम हुआ है, वो 2 चीज़ें वो क्या थी? पहला सूअर का मांस, दूसरा गाय के मांस। ये 2 चीज़ों को लेकर के वो मटेरियल को तैयार किया गया है। ऐसी स्थिति में उनको सबसे पहले बारूद को एक्टिव करने के लिए उसको मुँह से काटना पड़ता था, और उस स्थिति में वो क्या करते थे? गन को तैयार करते थे। तो ऐसी स्थिति में जब-जब उनको ये चीज़ काटना पड़ेगा, तब-तब सोचिए स्टूडेंट कि उनको कितना ज़्यादा अंदर से गिल्ट फ़ील होगा कि वो जो चीज़ें जैसी चाह रही हैं, वो उनको इसे नहीं मिल पा रही हैं। है ना? मतलब उनको अपने धर्म, अपने इमाम, अपने मज़हब को दाँव पे लगाना पड़ रहा है। ऐसी चीज़ों को क्या कर रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट उन पे ज़बरदस्ती थोप रहे थे, और यही बात को इन लोगों ने बहुत ही स्प्रेड कर दिया था, बहुत पूरे इंडिया में इन लोगों ने स्प्रेड करने का काम किया, है ना? और देखोगे आप लोग कि जो बहादुर शाह ज़फ़र थे, उस टाइम पे जो करंट मुगल एम्पायर थे, आप लोग वो देखोगे बहादुर शाह ज़फ़र थे। उन्होंने इन यानी कि इन रिवॉल्यूशनरीज़ ने या ये क्रांतिकारी जो थे, उन लोगों ने बाकायदा दिल्ली जा कर के बहादुर शाह ज़फ़र को ये अपडेट करा कि हमारा सपोर्ट करिए, हमारे साथ ऐसा अत्याचार किया जा रहा है। इन सारी बातों को पहुँचाने का काम किया गया। और तो और बताऊँ कि एक बंदे हैं, कमांडेंट कमांडेंट कैप्टन राइट, वो अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं, एक दमदम प्लेस है ना? दमदम प्लेस में एक क्या है, जहाँ पे बहुत सारे औज़ार रखा जाता है ना, उसको शस्त्रागार कहते हैं, है ना? वहाँ का एक छोटा-सा इवेंट है उनके अकॉर्डिंग, है ना? किनके? राइट के अकॉर्डिंग, कैप्टन राइट के अकॉर्डिंग उनका कहना है कि वहाँ पे एक नीची जाति का खलासी जो था, वो जनवरी 1857 की बात है कि 3rd वीक का है, जनवरी 1857 के 3rd वीक का बात है। वो एक ब्राह्मण सिपाही से कहते हैं कि आप मुझे पानी पिलाओ। ऐसी स्थिति में वो पानी पिलाने के मूड में नहीं होता है ना? वो साफ इनकार कर देता है और कहता है कि तू निजी जाति का, तू जो नीची जाति जो लोअर तबके का है, तू उसका छुआ हुआ पानी पिएगा? हाँ? ये अगर तू ऐसा करता है ना, तो जो मैं जिस लोटे, जिस बर्तन पे मैं तुमको पानी दूँगा, सोचो वो अशुद्ध हो जाएगा। तो तुम समझ सकते हो कि स्थिति किस तरह की होगी स्टूडेंट उस समय, कि एक बंदा जो पानी पीने की माँग रहा है, उसको पानी नहीं मिल रहा, पहला बात। दूसरा, पानी देने वाला ये कह रहा है कि आप जिस बर्तन को छुओगे वो मेरे मेरे छूने से वो अशुद्ध हो जाएगा। है ना? मतलब ये है कि स्पर्श, टचिंग, है ना?
टच मात्र से, यानी सिर्फ टच करने से। मैं तुमको दिया, मैं सपोज मैं ब्राह्मण हूँ, मैंने आपको दिया, है ना, और आप क्या कर रहे हो, आप लोअर क्लास के हो, लेकिन पोस्ट वाइज आप हाई क्लास में हो। मतलब अब मैं एक सिपाही नॉर्मल हूँ और आप क्या हो, बहुत बड़े पोस्टेज पे हो, फिर भी आप मुझे पानी मांग रहे हो, मैं आपको पानी नहीं दे रहा हूँ और ये कह रहा हूँ कि आपको मैं दूंगा ना जिस बर्तन पे पानी, वो बर्तन भी क्या होगा, छूत हो जाएगा, वो आपके टच मात्र से क्या हो जाएगा, छूत हो जाएगा। इस तरह की बातों को वो क्या कहने लगा, बताने लगा। तो इन सारी बातों को बताने का काम किया है कैप्टन ने, है ना। यानी कि ये कह सकते हैं कि वहाँ की जो डिस्टिंग्विश कंडीशन थी रिलीजन वाइज, वो बहुत ही खतरनाक थी और लोग इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। और यही कारण था कि जो पब्लिक का गुस्सा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, वो फटने के कगार पे था। बिल्कुल अपने गुस्सा को जो था ना, वो क्या कर रहे थे, एकदम बिल्कुल बाहर निकालने के मूड में थे। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट भी कम नहीं थी, वो भी जान रही थी कि अभी इंडियंस जो हैं वो हमारे अगेंस्ट में आ रहे हैं। उनकी ये कोशिश होगी कि किसी भी तरह से इनको क्या किया जाए, दबाया जाए, है ना। फिर बात करते हैं 1857 की ओपनिंग टाइम में। देखोगे कि जो नॉर्थन इंडिया है ना, यहाँ पे कोई भी उस तरह का अफवाह नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जो अफवाह थे ना हिंदू मुस्लिम को लेकर के, जो मिशनरी सिस्टम को लाए जाने का काम या फिर धर्म नष्ट करने का काम, इन सारी बातों को क्या है ना, कि ये नॉर्थ ही नहीं पूरी इंडिया में जब बिल्कुल रूमर्स कहते हैं ना इसको, वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड करने लगा और लोगों को ये फील होने लगा कि नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट जैसा वो शो कर रही है एक्चुअल में ऐसा है नहीं। इसका बहुत बड़ा मल्टीपर्पस है और ये हमारे रिलीजन को, हमारे धर्म को भ्रष्ट करके ही मानेंगे। यानी कि वो क्या चाह रहे थे कि किसी न किसी तरीके से इनको, हिंदू को या मुसलमानों को क्या किया जाए, यहाँ के धर्म को छोड़ करके वो नए धर्म जो उनके द्वारा लाया गया था मिशनरीज, उनको वो क्या करें, अपनाएं, है ना। लेकिन ऐसी स्थिति इतनी आसानी से होने वाली नहीं थी। एक डेट है स्टूडेंट, याद करिएगा, 23 जून 1857, है ना। ऐसा एक अगर अगर बात करें भविष्यवाणी की, तो ऐसा कहा गया कि इसी 23 जून 1857 को हमारा जो देश है आज से जो स्ट्रगल कर रहा है, वो अगले 100 सालों के बाद, यानी कि आफ्टर 100 ईयर्स, हमारा देश जो होगा अपने आप आज़ाद हो जाएगा। ऐसी भी भविष्यवाणियाँ की गई उस टाइम पे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो स्टूडेंट की जो ये भविष्यवाणियाँ हैं कितनी हद तक सही हो सकती हैं, या कितनी हद तक ये चीज़ें उस टाइम पे एक रूमर्स के जैसे क्या था, फैला हुआ था। क्या कोई कभी इतना बड़ा कंट्री जो किसी के गुलाम के रूप में काम कर रहा हो और वो इतनी आसानी से आज़ाद हो जाएगा, ये तो मुझे नहीं लगता था, है ना। जब तक इसलिए कुछ कर ना बैठा जाए, कोई ठोस कदम ब्रिटिश के अगेंस्ट में नहीं लिया जाए, उनको तोड़ फोड़ नहीं दिया जाए, उनको लाठियों से, डंडों से, जो भी हो, बातों से, जिस भी वे उनको लात मार के जो भी कह लो आप, उनको यहाँ से भगाया नहीं जाएगा ना, वो भागने वाले नहीं थे। ये कमबख्त आए थे हमारे देश में राज करने के लिए और उन्होंने भरपूर राज किया, और तो और हमें पूरी तरह से तोड़ फोड़ करके रख दिया। तो ये कहीं से हमारे लिए बेनिफिशियरी तो नहीं था, इसलिए इनको हर हाल में यहाँ से भगाया जाना ही इंडियंस का मोटिव था। तो ये रूमर्स की बात हो गई स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि व्हाई डिड पीपल बिलीव बिलीव इन द रूमर्स, यानी कि इस टाइम में लोगों ने किस तरह से यहाँ के अफवाहों पर विश्वास करना शुरू कर दिया था, या क्यों कर रहे थे, ये क्यों कर रहे थे। तो हिस्ट्री में आप देखोगे कैसे जो भविष्यवाणियाँ हैं, अफवाहें हैं, उनको बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क करने का बात नहीं था। हालांकि इसका बेस था, है ना। इसलिए ये जो मैटर है ना आज बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है और अब हम आप इसको एक बुक में स्टडी कर रहे हैं जो एनसीईआरटी की बुक है। और ये वैसा बुक है स्टूडेंट जो बता दूं कि बहुत ही रिसर्च करने के बाद ऑथेंटिक चीज़ों को ही अपने बुक में जगह देता है। और आप इसको पढ़ रहे हो तो इसका इंपॉर्टेंस आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। बता दो, ये वो पोर्सन है जो आपके एग्ज़ाम में आता है, ये वो पोर्सन है जो हर साल अल्टरनेट ईयर कह लो या फिर लगभग लगभग हर एक साल इस पोर्शन से पूछे जाने वाले सवाल, चाहे वो छोटे क्वेश्चंस के रूप में हो या बड़े क्वेश्चंस के रूप में हो, यहाँ से बनते ही हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं कि इस टाइम पे जो भविष्यवाणियाँ की जा रही थी वो किस लेवल की जा रही थी, या फिर ये बताने का कोशिश किया जा रहा है कि लोगों के विचार जो थे वो किस लेवल के थे, उनका जो फेथ था वो किस तरह का था, उनको किन चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी था, इंटरेस्ट था। अगर 1857 के अफवाहों को अगर ध्यान से देखा जाए तो 1820 के डिकेड्स तक, डिकेड्स क्या है मैंने बता रखा है पिछले वीडियोस पे, 10 ईयर्स इज इक्वल टू 1 डिकेड्स, है ना। 10 डिकेड्स इज इक्वल टू 1 सेंचुरी, याद रहेगा। ओके, डिकेड्स तक की बात करेंगे तो अंग्रेजों द्वारा जो अपनाई जा रही पॉलिसीज़ है
उसको उस कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो बहुत ही आसानी से ये समझा जा सकता है कि किस तरह की पॉलिसीज़ थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे ला करके चलना चाह रही थी। जैसा कि आपको ये भी पता होगा कि यहाँ के गवर्नर जनरल जो थे वो उस टाइम पे क्या कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। हम बात कर रहे हैं 1820 के स्टूडेंट, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस टाइम पे जो लॉर्ड गवर्नर जनरल अपने इंडिया में थे, ब्रिटिशर्स थे, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। उन्हीं के टाइम में वेस्टर्न एजुकेशन की कल्चर्स को देखा गया। सबसे पहले उन्होंने ही इंडिया में वेस्टर्न कल्चर से रिलेटेड जो एजुकेशन पैटर्न है, उन्होंने ही यहाँ पे लाके इसको चलाने का काम किया। फिर से अगर बात करें कि अगर नॉर्थर्न व्यूज़ की अगर बात कर लें, सॉरी नॉर्थर्न बोल रहा हूँ, वेस्टर्न व्यूज़ की बात कर लें, वेस्टर्न एजुकेशन की बात कर लें, वेस्टर्न आपकी इंस्टीट्यूशंस की बात कर लें, ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर लें, या सोशल रिफॉर्मेशंस की बात कर लें, है ना? ये सारी चीज़ों पे और तो और बताऊँ स्टूडेंट कि इनके ही रहने, यानी कि इनका विलियम बेंटिक के रहते ही ये हो पाया कि अपने इस इंडिया में स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, है ना? साइंस सिटी या फिर लिबरल आर्ट्स जैसे चीज़ों को लाने का काम किया गया। और तो और 1829 में बहुत ही बड़ा काम हुआ जो इंडिया में बहुत ही टाइम से चला रहा था, और वो था आपका हिंदू विधवा विवाह, है ना? ये जो था हिंदू विधवा विवाह जो था ना, जिसको लोग विडो सिस्टम कहते हैं, विडो मैरिज कहते हैं, उस टाइम पे ये क्या किया गया, 1829 में ही विलियम बेंटिंग के नेतृत्व में, लीडरशिप में, इसको फिर से क्या कर लिया गया, एक लॉ के रूप में वैलिड कर दिया गया कि नहीं, जो भी विडो हैं, विडोज वो क्या कर सकते हैं, फिर से अपने मैरिड लाइफ के रिलेशंस को अपने जीवन में ला सकते हैं, यानी कि फिर से वो शादी करने का उनको अधिकार जो है वो प्रदान कर दिया गया। तो ये बहुत ही अच्छी बात थी अपने इंडिया का, है ना? ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि कुछ ऐसे स्टेप्स हो रहे थे जो समाज में कुरीतियों के रूप में थी, और अब जो है इस पे भरपूर तरीके से काम किया जाना स्टार्ट कर दिया गया था। ये बहुत ही अच्छा मैसेज था, है ना? ये तो खैर ये देखने वाली बात है स्टूडेंट की उस टाइम पे ये जो सोशल इन्वायरमेंट थी वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहा करती थी। डिस्टर्ब रहने के पीछे था कि बहुत सारे मान्यताएँ थीं, धर्म थे, लोगों के विचार थे, लोग इससे निकल नहीं पा रहे थे। लेकिन इन चीज़ों की शुरुआत 1829 से विलियम बेंटिक द्वारा किया गया। ये बहुत बड़ा स्टेप था, ख़ास करके विडोज़ के लिए, या फिर ये कह सकते हैं कि जो भी उस लाइफ में आते हैं, ख़ास करके महिलाओं की बात कर लें ना, वुमेन्स की बात कर लें, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शंस था। उसके बाद बात करेंगे कि जो यहाँ के एम्पायर्स थे, उनकी जो भी कमियाँ थीं, या फिर ये कह लीजिए कि वो अंग्रेज़ों के बहाने बाजी से अक्सर बचना चाहते थे। यानी कि वो एक तरह से कह लो सिर्फ़ शासन में रह कर के सिर्फ़ वो किसी चीज़ का विलास कर रहे थे, जीने का जो ऐशबाज़ी कह सकते हैं ना, वो सब करने का बड़ा इंटरेस्टेड थे उनको। उनको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता था। तो ऐसी चीज़ें में जो थी ना, वो इंडिया को एक वीकनेस की ओर बढ़ा रही थी। उनको एक स्टेप मजबूत होने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। यानी कि इन चीज़ों का भरपूर फ़ायदा, ऐसा कर सकते हैं कि इन चीज़ों का भरपूर फ़ायदा ब्रिटिश गवर्नमेंट उठा रही थी, यहाँ के लोगों के यूनिटी की कमी के कारण, अनअवेयरनेस के कारण। और ये जो स्थितियाँ थी ना कि तुम्हारा भाई तुम देख लो, तुम्हारा है तुम देख लो, मेरा क्या है, मेरे पे आएगा तो हम देख लेंगे। तो ये जो भावनाएँ हैं ना, ये लोगों को काफ़ी डैमेज कर रही थी। इस पे थोड़ा-सा ध्यान देने का ज़रूरत था, है ना? और उस टाइम पे ऐसा कर सकते हैं कि जो यहाँ के सिस्टम थे, विलियम बेंटिंग के टाइम में ना, इन चीज़ों पे भी खास करके काम किया गया। जैसे कि अगर झांसी की बात कर लें, सतारा की बात कर लें, और भी बहुत सारे ऐसे रियासत थे जिन पे अगर बात किया जाए तो ये विलियम बेंटिक ने उन पर बैन कर दिया गया, है ना? लेकिन कुछ चीज़ें ऐसा कहते हैं ना कि कुछ ज़्यादा ज़्यादा हो तो वो बेनिफिट नहीं होता, है ना? आप थोड़ा-सा गौर करेंगे कि मैटर क्या है। विलियम बेंटिक ने क्या करा ना कि जो भी अगल-बगल के रियासत थे, उनको वो क्या करने लगा, मर्ज करने लगा अपने ब्रिटिश हुकूमत में, है ना? जिसमें आप झांसी को देख सकते हो, सतारा को देख सकते हो, आपके बिहार के जो एरिया थे, जो मैंने काफ़ी पिछले क्लास में बता रखा है। तो ये सारे इलाकों पर क्या करना शुरू कर दिया, इसने कब्ज़ा करना शुरू कर दिया, है ना? और इसने अपने हिसाब से वहाँ पे रेवेन्यू कलेक्शन, वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थे, लॉ एंड कोड थे, और जो रेवेन्यू सिस्टम थे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का कोशिश किया जाने लगा। आप देख सकते हो, आप लोगों ने झांसी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, है ना? जहाँ पे ग्वालियर था, और वहाँ के जो क्वीन थे, वो क्वीन थी जो आपका ये थे झांसी की रानी, है ना? झांसी की रानी आप लोग सब जानते हैं, लक्ष्मीबाई को। उनकी जो कहावत है वो तो बहुत फेमस है, आप लोग जानते हैं कि मैंने पिछले क्लास में बता रखा है, वो खूब लड़ी मर्दानी वो तो थी झांसी वाली रानी। अरे क्या जवाब नहीं था स्टूडेंट, आप लोग उसके बारे में पढ़िए। आप लोगों को हिंदी बुक में उसके पोएम्स हैं, उसकी हिस्ट्री, बहुत सारे बायोग्राफिक्स हैं, ज़रूर पढ़िए। लोगों को ऐसा लगता था कि जब इस टाइम को जिन चीज़ों का कद्र करना चाहिए, वो
उनको बहुत ही पवित्र मानते थे, प्योर मानते थे। चाहे वो राजे रजवाड़े हों या सोशल रिलीजन हो या किसी तरह के रीति रिवाज हो, सिस्टम हो, रेवेन्यू हो, ये जो भी चीज़ें होती थी ना उनको बहुत ही क्लोज मानते थे। जो लोग इसको समझते थे इसका इंपॉर्टेंस को, उसको बहुत ही अच्छा नज़र से देखा जाता था। उनका ये सोचना होता था कि ये जो चीज़ें हैं ना ये हमारे हिस्से का है, इसको हमको करना चाहिए और इससे हमें जो है ना बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है। ऐसा करके इनकी मेंटालिटी थी, यानी कि वो इन चीज़ों को देने के लिए भी क्या थे, एग्री थे। अपने हिसाब से इनको लगता था कि नहीं ये चीज़ें हमारे लाइफ का पार्ट है और ये हमारा धर्म है, इनको देना चाहिए। लेकिन जो लोग ऑनेस्ट थे, और ये ऑनेस्टी जो है ना सिर्फ इंडियंस में ही आ सकता है, आपको पता है। ओके, 1857 के बेस को अगर हम फोकस किया जाए तो हम लोग इसको ना बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। और वो पॉइंट्स है अवध इन रिवोल्ट। अवध इन रिवोल्ट में हम लोग देखेंगे एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, यहाँ पे है कि अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे, है ना। मतलब ये हो कि ये गिलास का जो फल चेरी है ना वो किसी न किसी दिन हमारे ही मुंह में आके गिरेगा, ऐसा अंदाज़ा कहा गया है। या ब्रिटिश गवर्नर के एक जनरल हैं जिनका नाम है लॉर्ड डलहौजी, जो 1857 में इस बात को कह दिए थे कि जो चेरी नुमा जो गिलास का फल का जो गिलास है ना वो एक दिन अगर हम उसको जब भी चाहें उसको अपने मुंह में ही हम लेंगे, ऐसा उन्होंने डायलॉगबाजी किया था। आफ्टर 5 ईयर्स 1856 में आप देखोगे कि इस रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया गया। किसको? रियासतों की बात हो रही है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। हम बात कर रहे हैं अवध की। अवध को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, 1857 में अपने एम्पायर में मर्ज कर लिया, है ना। रियासत पर कब्जे का सिलसिला जो था ना वो काफ़ी लंबे टाइम से चला रहा था अपने इंडिया में। 1801 से लेकर के आप देखोगे कि अवध में जो थी ना वो कुछ ट्रीटियाँ लगातार थोपी जा रही थी, जैसे कि सहायक संधि के रूप में देख सकते हो। इनके जो देखो ये बात है ना, सहायक संधि जो थी ना एक तरह से इंडियन हिस्ट्री में उसको सहायक संधि भले कहा गया, लेकिन वो ना एकदम बिल्कुल जो अवध का जो नवाब हुआ करता था या उनका जो उनके अवध के जो नवाब थे, है ना, उनका ये कहना था कि ये तो हमारे लिए बिल्कुल शर्मनाक बात है, हमारे ऊपर तो ये जैसे थोपा जाने वाला चीज़ है, ये किसी भी एंगल से अच्छा नहीं है। लेकिन मजबूरियाँ थी, उनको मानना था, है ना। रियासत पर जो थी उन पे ये कंडीशंस रख दिया गया था कि आप अपने सोल्जर्स को नहीं रख सकते हो, आप हमारे सोल्जर्स को रखो, उनका वहन करो, बदले में आपको प्रोटेक्शन देंगे, आप अपने पावर्स का यूज हमसे पूछ के करिए। समझ सकते हैं, कोई नवाब है और उस एरिया के उसके हाथ में पावर्स हैं, उसके वहाँ के डिसीजंस लेने वाले वो माना जा सकता है। वैसे जगह पर उसका डिसीजन को बिल्कुल डिसीजन लेस कर दिया गया। उसको कोई भी डिसीजन लेना है तो ब्रिटिश एम्पायर से उसको क्या करनी होगी, कनेक्ट होनी पड़ेगी, वहाँ उनका परमिशन ग्रांट कराना होगा, तब वो कोई चीज़ को कर सकता है, किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी स्टूडेंट। आपको ये भी बता दूँ कि इस टाइम पे ना स्थितियाँ इतनी ख़राब हो चली थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट तो जानते ही हो बहुत तेज़ थे, है ना। बहुत तेज़ थे मतलब का थोड़ा सा इंटेलिजेंसी जो था ना उनका कूटनीति में बहुत चलता था, ठीक है। तो वो ना हर चीज़ को तोड़ तोड़ कर अपने हिस्से में शामिल करना चाहते थे और ये दिखाना चाहते थे कि भैया हम अच्छे हैं, हम आपके लिए वेलफेयर के लिए हैं, हम आपके लिए ही सोचते हैं। ऐसा वो सॉल्व करने के बाद क्या करते थे या शो करते थे, जबकि एग्जैक्ट देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं था स्टूडेंट, है ना। रियासत पर कब्जे का सिलसिला काफ़ी लंबे टाइम से था, ये आप लोगों को मैंने बता रखा है कि इस जो सहायक संधि था ना ये इस बात को लेकर के ख़त्म किया गया कि रियासत में जो अंग्रेजी बटालियंस है यानी कि ब्रिटिश बटालियंस है उनको तैनात करने का इजाज़त अवध में दे दिया जाए और वहाँ के जो रेजिडेंट हैं, है ना, उनकी सलाह पर वो काम करें, अपनी मर्ज़ी से काम नहीं करेंगे। वो अपनी ताकत से वहाँ के वाजिद अली साहब थे, है ना, वहाँ के किंग थे, उन्होंने ये बताने का काम किया कि भाई यहाँ के ताल्लुकदार हैं या फिर जो मुखिया हैं, हेड है, उनका कोई नियंत्रण उन पर नहीं होगा। इनका टोटल जो कंट्रोल होगा वो किस पर होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट पर होगा। उनको कोई भी डिसीजन, कोई भी वर्क करना है, कोई भी स्टैंड लेना है, कोई भी डिसीजन लेना है, एनीथिंग आप कुछ भी कह सकते हैं, किंग के रूप में आप देख सकते हैं इनको। ये कुछ भी करेंगे तब ब्रिटिश गवर्नमेंट के परमिशन के बाद ही कुछ कर पाएंगे, अपने से कुछ नहीं कर पाएंगे। अवध पर कब्जे में दिल्ली की बहुत बड़ी दिलचस्पी थी भाई, है ना। यानी कि अवध के बाद दिल्ली पर कब्जा करना ब्रिटिशर्स का बहुत बड़ा ये था, टारगेट था, ये कह सकते हैं। उन्हें ये लगता था कि वहाँ की ज़मीन जो आप जानते हो ना वो इंडिगो इंडिगो जानते होंगे, है ना, सिल्क जानते होंगे, वहाँ की खेती जो है ना बहुत अच्छे तरीके का या बहुत अच्छी क्वालिटी की होती थी। इसलिए इनका ये टारगेट था कि इस आसपास के सारे एरिया को क्या किया जाए, कवर अप किया जाए या फिर अपने कब्जे में लिया जाए, ताकि यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी हो वो अपने अकॉर्डिंग हो, यानी कि ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग हो। और ये ब्रिटिशर्स जो हैं उन चीज़ों का भरपूर फ़ायदा उठा करके बड़े से बड़े बेनिफिट को वो पाएँ, वो बड़े बड़े बेनिफिट्स के रूप में अपने आप को टारगेट कर सकें, ऐसे चीज़ों को वो
क्या कर रहे थे, अप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे। 1850 के डिकेड्स की शुरुआत की बात करी जाएगी तो यहाँ पे बहुत बड़े हिस्से में इन लोगों ने अपना एक्वायरिंग पार्ट करना शुरू कर दिया गया था, है ना। इन लोगों ने एक्वायर करना शुरू कर दिया था। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि तुरंत से ये चीज़ें होती है, थोड़ा टाइम लगता है स्टूडेंट, आप लोग भी जानते हो। सब चीज़ों को करने में थोड़ा टाइम देना पड़ता है ना। अब बात करेंगे यहाँ के मराठास जो थे उनके लैंड्स हो गए, द्वाब्स हो गए, कर्नाटक हो गया, पंजाब हो गया, है ना। ऐसे कुछ ऐसे एरियाज था जो बहुत ही यूजफुल लैंड का पार्ट था, उनको इन लोगों ने क्या किया, सबसे पहले अपने कब्जे में किया, है ना। तो लगभग लगभग 1 सेंचुरी तक आप देखोगे ना कि यहाँ जो बंगाल का पार्ट है उसके एरिया को इन्होंने एक्वायर करने में लगभग लगभग लगा दिया। लेकिन इनके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न था स्टूडेंट, कि वो बड़े पार्ट को करके अपने हिस्से में वो पार्ट को शामिल कर लें जो उनको लगातार लगातार बेनिफिट देता रहे, है ना। तो ये बातें इस टाइम में देखेंगे। फिर नेक्स्ट है 2.2 सीरीज। उसमें कहता है कि द लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ द बॉडी, मतलब ये है कि हमारे शरीर से जान जा चुकी है। अभी जैसा मैंने आप लोगों को वाजिद अली शाह के बारे में बताया था, इस टाइम के जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने ये अनाउंस कर दिया था कि देखिए वाजिद अली शाह, आप ऐसा है कि आप ये राज्य को छोड़ के चले जाइए, आपको बदले में जो भी पेंशन वगैरह होगा आपको मिल जाया करेगा। तो वाजिद अली शाह ने पूछा कि भैया ठीक है, आप कह रहे हो हम चले जाएंगे, क्यों चले जाएंगे, अगर आप मुझे रीज़न बता दीजिए, रीज़न बताइए तो हम माने। तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है ना कि आपको यहाँ के पीपल जो है आपको लाइक ही नहीं करते, मतलब आपको सिस्टम नहीं आता है, आपको राजपाट करना नहीं आता, अपने लिए जीते हो, यहाँ के लोगों का कोई केयर नहीं करते हो। और सच्चाई बता रहा हूँ स्टूडेंट, ये इनकी बहुत बड़ी चाल थी। नवाब जो थे वो अपने एरिया में अवध में इतने फेमस थे कि एक ही बात से इनका अंदाज़ा लगा सकते हो आप। वो जब उनको वहाँ से कोलकाता के लिए भेज दिया गया, बाहर कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया पेंशन के रूप में बाकायदा, तो बताऊं कि इनको छोड़ने के लिए अवध का लगभग लगभग पूरा का पूरा पीपल रोड पर, सड़कों पर चल करके कितने माइल्स ट्रैवल करके इनको शेप करने आया था, बाय करने आया था। ये कहने आए थे कि ठीक है साहब, आप जा रहे हो, अब आपके बिना हमारा मन नहीं लगेगा। और तो और जो लोग नहीं आ पाए थे उनकी स्थिति बताऊं, वो घर पे टेंस में थे, काफ़ी परेशान थे, उनका मन उदास था, खाने पीने का कुछ भी मन नहीं करता था, किसी भी चीज़ को लेकर के वो एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे थे। इतना बुरा असर था इनके जाते वक्त। आप इस बात को ऐसे ही अंदाज़ा लगाइए कि जो इंसान इतना फेमस हो, जिसके जाने से लोग इतनी दुखी हो रहे हों, और उसके अगेंस्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ये कह दे कि ये बंदा में दम नहीं है, इसमें क्वालिटी नहीं है, लोग इसकी बात नहीं सुन रहे हैं, ये तो कहीं से भी हजम होने वाली बात मुझे नहीं दिखाई देती है स्टूडेंट, है ना। तो ये कंडीशन आप देख सकते हो कि इन्होंने बना करके रखा था, और इनको बाकायदा सिर्फ एक ही चीज़ पर कि आप पेंशन ले लो भैया, पेंशन पर रह करके अपना काम आप कर लो, ये चीज़ें इन्होंने करने का काम किया। तो आप देख सकते हो कि ये बेहद ही शर्मिंदगी थी अपने इंडियंस के लिए उस टाइम पे, कि कोई ब्रिटिशर्स बाहर से आकर के अपना धौंस हम पे जमा रहा है और हम हाथ धरे देख रहे थे। ये कहीं ना कहीं इंडियंस के लिए बहुत ही बैड होने वाली सिचुएशन थी स्टूडेंट। खैर उस टाइम पे लोग उतने अवेयर नहीं थे, इसलिए उन लोगों ने ऐसा कर भी लिया, लेकिन ऐसा हो जाए ऐसा हम हर बार मौका देने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम इंडियंस हैं। और इस चीज़ को देखा गया, महसूस किया गया, और लोगों ने ये समझ लिया था कि अंग्रेज़ जो है ना, वो अपने इंडिया के किसी भी हित के लिए वो काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इस तरह के पोर्शंस हम लोगों ने इस पे देखने का काम किया स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसको डील कर लें क्या, आपके पास टाइम होगा उम्मीद है। चलिए लास्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। 2.3 है फिरंगी राज एंड द एंड ऑफ द वॉर, है ना। यानी कि फिरंगी राज का आना और दुनिया का खात्मा, ये कहा जा सकता है। अवध के जो भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे, जो कंडीशंस थे, चाहे वहाँ के वो प्रिंस हो या राजकुमार जिसको कह सकते हैं, वहाँ के लैंडलॉर्ड्स थे, सिपोइस थे, या पीजेंट थे, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये सभी जो थे ना फिरंगी राज, यानी कि ब्रिटिश एम्पायर को जो था वो सही अर्थों में ये कहते थे कि अब ये ख़त्म होगा, अब हम इसको ख़त्म करेंगे, इनको हम रहने नहीं देंगे। ऐसे चीज़ों को वो क्या कर रहे थे, अब स्प्रेड करना शुरू कर दिए कि चाहे जो भी हो जाए, अब इनको हम नहीं रहने देंगे, है ना। ये वे चीज़ें बिखर रही थी जो बहुत ही कीमती थी। वो क्या था, तो मोटिवेशन, प्यार, लव फॉर नेशंस, यानी कि लोगों के मन में ये आने लगा था कि नहीं, अब हमारा देश आज़ाद होगा, हमारा खुद का सब कुछ होगा, हमारा इंटेंशन खुद का होगा, हमारा गवर्नमेंट खुद का होगा, हमारा डिसीजन खुद का होगा, एक्सेट्रा, जो भी चीज़ आप पुट कर सको। ये सब चीज़ें क्या थी, उन पर अब आने लगी थी। उनको ये फील होने लगा था कि नहीं, जो चीज़ें हैं वो हमारे ही अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये ब्रिटिशर्स जो आए ना, ये हमारी हर चीज़ों को नेगलेक्ट करते हैं और अपनी चीज़ों को हम पे थोपते हैं। हम कब तक उनको बर्दाश्त करेंगे, और क्यों बर्दाश्त करेंगे।
हम क्यों बर्दाश्त करें, कंट्री हमारा, हमारे लोग, और हम दूसरे की सुने, ये पॉसिबल नहीं रह गया था। तो इन चीज़ों पर आकर के लोगों ने क्या किया, एक दूसरे के इमोशंस को पास करना शुरू किया, एक जगह से दूसरे जगह क्या किया, इसको पास करके लोगों तक पहुंचाने का काम करना शुरू कर दिया गया। अब बात करेंगे अवध के कैप्चर से मात्र से वहाँ की गद्दी ही नहीं छीनी गई, वहाँ के लोगों के अंदर के जो उत्साह थे, वहाँ के जो लोगों के बीच का जो पावर्स था, डिवोशंस था, वो सबको ठेस पहुंचा। और तो और यहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स थे या बाकी जो नीचे पोस्ट के जो लोग थे, उनका सारा कंट्रोल जो था अवध पर से या अवध पीपल से बिल्कुल हटा दिया गया। यानी कि एक राजा क्या गया यहाँ का, या एक नवाब क्या गया, यहाँ के सारे नीचे तबके के लोग, यानी कि किंग के नीचे के जितने भी तबके के लोग हैं, क्लासेस के लोग हैं, उन सारे का पावर्स क्या हो गया, एक साथ फिनिश हो गया, है ना। तो आप इससे देख सकते हैं कि ब्रिटिशर्स जो थे अपना कंट्रोलिंग पावर किस तरह से स्टेबल करने में वो काफ़ी सक्सेसफुल रह रहे थे, है ना। और बता दो स्टूडेंट कि इस टाइम तक अगर देखें नवाब की अगर प्रभुत्ता को स्वीकार कर लें, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो रेवेन्यू का पार्ट था वो काफ़ी हद तक ये रेवेन्यू को एक टर्न दिया गया कि अगर आप ऐसे जैसे कि किंग तो चला गया, अब वहाँ के जो ताल्लुकदार वगैरह जो थे, उनको ये कह करके क्या करा गया कि लगभग 12,000 उनको सोल्जर्स दे दिए गए, और ये कह दिया गया कि आप ऐसा करो, इनको रखो, इनका जो मेंटेनेंस है आप करो, बदले में आपको हम प्रोटेक्शन देंगे, कि कोई बाहरी पावर आप पर अगर अटैक करता है तो हम आपको क्या करेंगे, आपको प्रोटेक्शन देंगे, है ना। और तो और कुछ बड़े ताल्लुक जो थे उनको लिमिट कर दिया गया कि आपको सिपाही वाले ही, पैदल वाले ही सिपाही रखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 200 लोगों को रख सकते हो, अपने एक बटालियन में ज़्यादा लोगों को रख नहीं सकते हो। यानी कि वो क्या कि छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांट करके क्या कर रहे थे, मेंटेनेंस करवा रहे थे। देखिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कितने तेज थे, कितने शाणे थे, ऐसा कर सकते हैं ना, उनके लिए सूट करता है ये वर्ड। मतलब ये ना कि ब्रिटिशर्स जो है अपना वर्कर को हमारे इंडियंस के जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके ऊपर डाल दिए, बोले कैसा करो, मेंटेनेंस करो इनका, आप छोटे छोटे बटालियन में इसको कन्वर्ट कर लो, बहुत ज़्यादा आपको रखना नहीं है, आप इनको रख करके मेंटेन करो, आपको प्रोटेक्शन देना मेरा जिम्मेवारी होगा। बताइए तो स्टूडेंट, जब वो सोल्जर्स रख ही लेगा, है ना, सोल्जर्स वो रख ही लेगा, तो वो अपने सेफ्टी के लिए सोचेगा, अपने प्रोटेक्शन के लिए सोचेगा। अरे भाई वो रखा इसलिए है कि कल जाकर जरूरत हो तो अपनी मर्जी से वो डिसीजन ले पाए। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि वो अपने सोल्जर्स को इनके यहाँ पालने के लिए छोड़ दिए हैं, और डिसीजन वो उनसे पूछ के लेंगे। ये तो कहीं ना कहीं जाती था उनके साथ, बहुत बड़ी ज्यादती थी। अब बात करेंगे ब्रिटिशर्स की रेवेन्यू पॉलिसी की, तो बताऊं कि उनकी जो हैसियत और सत्ता था, वो सत्ता को बहुत ही चोट पहुंचाने का काम कर रहे थे। किनको, ब्रिटिशर्स रेवेन्यू सिस्टम जो थी वो इंडियंस रेवेन्यू सिस्टम को बहुत बड़ा चैलेंजिंग था या हर्ट कर रहा था उनको, है ना। उनके कैप्चर पोर्शन को अगर देखेंगे तो 1857 में एक मुफ्त बंदोबस्त के नाम से ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था द्वारा लागू किया गया था। और ये बंदोबस्त, यह मान्यता पर आधारित था कि जो मीडिएटर है ना, जो ताल्लुकदार मीडिएटर हैं, उनके पास मालिकाना या फिर ऑनरशिप जो होगी अब नहीं होगी, और उनको अपने पावर पर या धोखाधड़ी के थ्रू उन लोगों ने, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अगर आपको रहना है सत्ता में तो आप अपने पावर पर रहिए, नहीं तो फिर हम तो ताकत लगाएंगे भैया, आपको ठगेंगे, और आपको हम ठग करके आपके सारे पावर को हम लेंगे, आपको जैसे एडजस्ट करना आप करिए ना, हम कैसे करोगे मुझे नहीं पता, है ना। लेकिन एक बात है कि यहाँ से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा आपके एरिया से, अब आप नहीं उठा सकते हो, यहाँ हमारा कंट्रोल है, यहाँ पे इस कंट्रोल का यूटिलाइज हम अपने लिए करेंगे, अपने बेनिफिट के लिए करेंगे, है ना। अगर डेटा के हिसाब से देखा जाए अंग्रेजों के आने से पहले, तो यहाँ ताल्लुकदार जो थे या लैंडलॉर्ड्स थे, वो अवध में वो 67% जो थे वो गाँव में बसते थे, है ना। और तो और अगर अगर ये भी देखा जाए कि जो रेवेन्यू का पार्ट था, वो मैक्सिमम रेवेन्यू जो था वो गांव से जनरेट होता था, विलेजेस से, जो 67% के आसपास था, अब वो घट करके, है ना, यानी कि रेवेन्यू देने का जो पर्सन था मात्र 38 रह गया था, है ना। इसको ऐसा कर सकते, देखिए अंग्रेजों के आने से पहले तालुकदार के पास जो अवध का 67% जो गांव था, वो अब क्या है ना, गाँवों की संख्या लगातार घटने लगी थी। क्यों घटने लगा? क्योंकि रेवेन्यू जो था वो हार्ड कर दिया गया, ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया, लोगों को लोन जैसी फैसिलिटी से दे करके हाईली इंटरेस्ट कलेक्ट किया जाने लगा। उससे क्या हुआ कि लोगों में ना अनएम्प्लॉयमेंट जैसी कंडीशन दिखाई देने लगी। लोगों को ये फील होने लगा कि भाई हम अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, और हम पैसा जो इनसे ले रहे हैं वो उनको हम पूरा नहीं कर पा रहे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इन चीज़ों से वो बचने के लिए एक्सप्लॉइटिंग कंडीशन पे आ गए, यानी कि गांव छोड़िए, खेती बाड़ी का लफड़ा नहीं पालेंगे भैया, चले टाउन में जाके इंडस्ट्रियल एज था इस समय, इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम तो पढ़ेंगे हम लोग दूसरे पेज में। तो इस टाइम पे इन चीज़ों को इन लोगों ने फोकस करना शुरू किया, जहाँ पे कोई भी कैपिटल नहीं लगाने, सिर्फ लेबर करना है, बदले में वेजेस मिलेगी। तो ऐसे स्थिति में क्या हुआ, इनकी जो परसेंटेज थी वो काफ़ी मात्रा में गिरनी प्रारंभ हो गई, है ना। ब्रिटिश रेवेन्यू की बात कर लें, उनके ऑफिसर्स का ये मानना था कि जो ताल्लुकदार हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, उनके जो मालिकाना जो ऑनरशिप है असली में उनके हाथों में दे करके हम क्या करेंगे ना,
ये ब्रिटिश गवर्नमेंट कह रही है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना, वो कह रही है अगर तालुकदार जो पहले वाले थे उनको हम दे देंगे ना, तो ये उनका शोषण करेंगे, किनका, पीजेंट्स का। इसलिए क्या करेंगे, उस पीजेंट्स के ऑनरशिप, लैंड से लेकर के रेवेन्यू से, वो सब चीज़ों को जनरेट करने का काम सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी। देखिए ये हर चीज़ों को ठग रहे हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि ये ठग रहे हैं, और ठग करके ब्रिटिश गवर्नमेंट के सारी चीज़ों को, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो सारे इंडियंस के सारे अथॉरिटी को छीनने का काम कर रही है ना। तो इस तरह से हर चीज़ों को क्या करते चले गए, इंडियंस के हाथों से एक एक करके लेते चले गए, और धीरे धीरे वो सब चीज़ों को छीन करके हमसे, हमें को निसहाय कर दिए, है ना। या ये कह सकते हैं कि हमको वो ये चीज़ें बताने का काम किए कि बेटा देखो, अगर हम है ना, अगर हम चाह जाए तो तुम्हारे इंडिया को तुम्हारे लोगों से ही तुमसे हम छीन बैठेंगे, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गया था स्टूडेंट, है ना। इन चीज़ों का आप थोड़ा सा गौर करिएगा कि किस तरह से यहाँ पे लोगों ने स्थितियों को समझा, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को किस तरह से यहाँ की स्थितियों को समझने और समझाने का काम किया, है ना। इसके बाद आप देखोगे कि बहुत सारे यहाँ पे हिंसात्मक घटनाएं घटना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें थी कहीं ना कहीं इंडियन व्यू से, या इंडियंस के लिए कहीं भी ब्रिटिश पॉलिसी अच्छी टेक्निक वाइज नहीं आ पा रहे थे, जिसके कारण उनको भारी भरकम लॉस चुकाना पड़ रहा था। उनको चाहे वो फिजिकली हिंसा उनके साथ किया जा रहा हो, मेंटली हिंसा किया जा रहा हो, जिस तरह से भी उनके साथ नॉन वायलेंस कंडीशन जो था ना, वो लगातार बना हुआ था। और ये वायलेंसिंग कंडीशन के कारण ही इनकी जो स्थितियाँ हैं वो दिन ब दिन खराब होती चली गई। एक तो डंडे भी खाएँ, हाईली रेवेन्यू भी दें, उनके अकॉर्डिंग भी चलें, है ना। कितना चीज़ ये बर्दाश्त करते हैं स्टूडेंट, आप ही अंदाज़ा लगा सकते हो। तो खैर ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस टाइम में घटित हो रही थी, जिसको मैं अब अगले पोर्शन में, इस पोर्शन का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें जो रिबेलियंस थे वो क्या चाह रहे थे, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, आज आप लोग उम्मीद है कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, आपको सेशन पसंद आया होगा। और अगर आया होगा तो स्टूडेंट एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक ये बात को पहुंचाइए कि फ्री ऑफ कॉस्ट फुल्ली तरीके से सिलेबस को कंप्लीट कराने वाला चैनल आ गया है, जिसका नाम है एजुकेशन हब बाय सुप्पी। आप लोग जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सी यू, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।